हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित और अब आपके लिए हम एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। जो आपका पंजाब सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, हेड कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे तो वो क्वेश्चन हम आपको सारे सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब इंस्पेक्टर वाले पेपर से। तो सब इंस्पेक्टर वाले में देखो, आपको पता है अभी मैथ के आपके 30 क्वेश्चन आए थे, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको इस फर्स्ट वीडियो में कराऊंगा और 15 क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा 2 वीडियोस के अंदर पूरा एक पेपर कवर हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उसी कुछ सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे का पूरा एज इट इज़ पेपर जो है इससे मैच करेगा। कईयों के हो सकता है भी कईयों को कुछ क्वेश्चन पहले आए होंगे, कुछ क्वेश्चन बाद में आए होंगे, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा शफल करके देते हैं। कईयों की फिगर्स थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही थे। चलिए तो इसमें देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो आया था वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। फ्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा गया था। चलिए थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में आपको बता भी देता हूँ मैं। जैसे क्या होता है, अगर फ्रैक्शन जैसे अगर आपको मान लो ये दे रखा हो 3/4 आपको लिखा हुआ है भाई, 4/5 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है, 11/12 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो अब इसमें से मुझे बताना है भी कौन सा हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है और कौन सा हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने ना डिफरेंस चेक करना होता है। जैसे अगर आप देखो इसमें भी डिफरेंस 1 का बन रहा है, इसमें भी डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस क्या आ रहा है 1 का। तो डिफरेंस को ना आपने क्या करना होता है, सेम रखना होता है। अगर तो डिफरेंस ऑलरेडी सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें तो डिफरेंस अलग अलग था। तो अगर तो डिफरेंस सेम हो, अगर आपका डिफरेंस सेम है तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, तो न्यूमरेटर में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा तो वो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, और न्यूमरेटर में जो आपका सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर क्या हो, सेम हो सब में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जो आपका न्यूमरेटर में सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा, और जो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, देखो डिवाइड करने वाला ऑप्शन तो है ही है, या तो आप चारों को डिवाइड करके देख लो। ठीक है भी, अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है अच्छे से, टेबल्स वगैरह आपको याद हैं, तो बिल्कुल आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। वो नहीं आता है तो उस केस में फिर मैं आपको बता रहा हूँ भी कैसे करना है। ठीक है जी, अब ये वाला केस हम देख लेते हैं। यहाँ पे 14/17 है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 3, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 8, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहे हैं, अब अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, डिफरेंस को सेम बनाना है। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए मतलब ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करें कि सबका डिफरेंस क्या बन जाए, सेम बन जाए। तो भाई इनका एलसीएम सोच लो, 3, 8, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24। भाई हमने सबको क्या करना है, सबका डिफरेंस 24 बना लेना है। तो 24 बनाने के लिए इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अब आपको सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत है। फिर भी मैं आपको एक बार के लिए मैं आपको ना दोनों पूरा न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों चीज़ें आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 44 हो जाएगा, 17 4 का कितना होता है, ये 68 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने 24 बनाना है डिफरेंस, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 से करोगे 30, और 9 6 का कितना हो जाएगा 54। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 13 3 39, 21 3 63। चले यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 14 8 112 और 17 8 136। अब अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना, देखो इसका भी डिफरेंस 24 है, इसका भी डिफरेंस 24, इसका भी डिफरेंस 24 और इसका भी डिफरेंस कितना 24। तो हमने सबसे पहले सेम डिफरेंस बनाने के लिए ये किया। अब जब डिफरेंस सेम आ गया तो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में जो लार्जेस्ट है वो आपको लार्जेस्ट देगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो आपको स्मॉलेस्ट देगा। तो इसमें जो आपने आंसर मार्क करना था वो कितना मार्क करना था, 5/9। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा एक कंसेप्ट भी सिखा दिया कि भी आपको पता होना चाहिए भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बताओ भी मुझे, जिसको फ्रैक्शन मेथड के बारे में नहीं पता था, क्या उन बच्चों को समझ में आ गया फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, कि आपने देखो अगर तो डिफरेंस सेम है
पहले से ही सेम है भाई, दोनों में 1 1 का डिफरेंस था, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर में होगा वो लार्जेस्ट है, जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट है। अगर डिफरेंस आपका सेम नहीं है, जैसे डिफरेंस 3 था, 8 था, 4 था और कितना था 6, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस को सेम बना लेना है। सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको 4 किया 24 हो जाए, ये भी 6 से किया 24 हो जाए, ये 3 से और ये 8 से। और मुझे ना नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो मैंने आपको सिर्फ करके बताया कि डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम। आप सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ना सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम बचेगा ना उससे। अगर आपको इन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने को बोला होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना था, इसमें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता, तो आप इन्हीं नंबर को देख के बता सकते हो। ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये क्या है हमारा लार्जेस्ट है। तो सिर्फ ऊपर वाले से भी हमारा काम चल सकता था, नीचे वाला हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जिसको फ्रैक्शन वाला भाई मेथड अच्छा लगा वो कमेंट कर देना, ठीक है। और ऐसी अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर जो बच्चे आना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, 9:30 to 12:30 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका बैंक का, एसएससी का और जो हमारी पंजाब जॉब्स होती हैं इनका सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। और 3 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 3 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और 3 नवंबर को ही एक दूसरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 3 नवंबर को एक दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें ETT, CTET और PTET, इसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसका टाइम है 3:30 से 6:30 का, 3:30 to 6:30। तो 3 नवंबर से 9:30 से 12:30 का बैंक, SSC और पंजाब जॉब्स का स्टार्ट हो रहा है, और 3 नवंबर से ही ETT, CTET और PTET का 3:30 से 6:30 का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मोहाली ब्रांच के लिए, मोहाली ब्रांच फेज 7, ठीक है। अदर ब्रांचेज़ में भी हमारे जो है ना इन्हीं के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो अदर ब्रांचेज़ में करना चाहते हैं, बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको जो है हर ब्रांच का नंबर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप उनसे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 34, 45 एंड 56, एलसीएम निकालना था, ठीक है। अब ज़्यादा कोई आपको फैक्टर मेथड वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है तो आप भी नॉर्मली सॉल्व कर लो, ताकि कोई गलती होने के चांसेस ही ना हो, ठीक है। जब इतना आसान क्वेश्चन पूछा ही गया है तो आप देखो 2 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं, नॉन प्राइम का तभी यूज़ करते हो जब सारे नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट करता हूँ भी, मैंने किया अभी यहाँ पे 17 आ गया, ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, इसको छोड़ दो। यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया, 5 से डिवाइड कर लो, अब 17 तो होगा नहीं, तो ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया 5 आ गया। बस इससे आगे तो हमारा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 10 5 50, 50 × 9 450, 450 × 17, तो हमारे पास आ जाएगा 7650। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। इतना ही करना था, बस आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था भाई, वो पहला मल्टीपल जो इन तीनों से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो वो आंसर हमारे पास आ गया 7650। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आता ही है। एक और क्वेश्चन था, देखो आपको एलसीएम के ऊपर ही था, ठीक है। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2014, वो सबसे छोटा नंबर जो मैं 2014 में ऐड कर दूँ, ऐड करने के बाद दैट सम इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3 4 5 एंड 6, तो वो जो नंबर होगा ना वो हमारा 3 4 5 और 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय जब लिखा होता है मतलब आपको एलसीएम निकालना है। तो 3 4 5 और 6 का हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम तो आप ओरली सोच सकते हो भी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 हमारा पहला नंबर है जो इन चारों नंबर से क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। आप सॉल्व करके देखना चाहते हो आप सॉल्व करके देख सकते हो, नहीं तो इसका तो आप ओरली ही बता सकते हो। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखो हमसे क्या पूछा था, देखो ये जो 60 है ना, ये इन चारों का पहला मल्टीपल है, ठीक है। हमसे ये पूछा है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2014, 2014 में मैं कितना ऐड कर दूं। तो हम क्या करेंगे, हम 2014 को 60 से डिवाइड करके देखेंगे भी कहाँ तक ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 63 कितना होता है 180, तो आपके पास बचा कितना 21 और ये 4, फिर से 63 कितना हो गया भाई 180, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया 20 और ये 34।
अब देखो ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो उन्होंने पूछा ना, उन्होंने यही तो पूछा कि इस नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं, उसके बाद डिवाइड होना चाहिए। अब जब 34 डिवाइड नहीं हो रहा, 34 में मैं क्या ऐड कर दूं, जो पूछा गया है 34 में मैं क्या ऐड कर दूं वो 60 से डिवाइड हो जाए। तो 34 में अगर 26 ऐड कर दिया जाए तो टोटल 60 बन जाएगा। 34 में 26 ऐड कर देंगे तो 60 नहीं बन जाएगा, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर आपका कितना ऐड करना है हमने, 26। तो 26 हमारा आंसर था। बात समझ में आ रही है। इस बार आपसे ये पूछा गया था कि 2014 एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर में मैं कितना ऐड कर दूं कि उसके बाद वो 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाए। तो अब 3 4 5 6 से हम अलग अलग तो देखेंगे नहीं, हम उसका एक मल्टीपल ले लेंगे। तो हमने इन चारों का मल्टीपल ले लिया कितना, 60। तो हमने चेक किया 60 से, तो जब हमने 60 से चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 आ गया पहले, ठीक है, फिर बचा 214, फिर से 180 आ गया, बचा कितना 34। तो 34 हमारा बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 34 में कितना ऐड कर दें कि वो 60 से डिवाइड हो जाए। तो 34 में हम 26 ऐड कर देंगे तो वो 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 26। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो फिर से एक और एलसीएम वाला ही आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और थी, आपके जो सब इंस्पेक्टर वाला पेपर था ना, वहाँ पे टॉपिक में आपको एचसीएफ एंड एलसीएम मेंशन नहीं था, मेंशन नहीं है, और 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए हैं। तो अब जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लासेस लगा रखे थे तो उनको तो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर पढ़ा रखा था, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उनको एज इट इज़ क्लास में करवाए गए थे, तो वो बच्चे ऑलरेडी जानते थे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है जी। चलिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 18 एंड 20, ठीक है। एक तो वो नंबर हमें लेना है जो 12, 18, 20 से डिवाइड तो हो जाए, साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर तो मुझे लेना ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 12, 18, 20 से डिवाइड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो 12, 18 और 20, ठीक है, 12, 18 और 20। जैसे आप एलसीएम निकालते हो भी फैक्टर सम बनाते हैं, वही करेंगे। देखो आपने 2 से किया 6 आ गया, 9 आ गया, और कितना आ गया, 10 आ गया। 2 से फिर से करो, 3 आ गया, 9 आ गया, और कितना आ गया, 5 आ गया। 3 से करो आप, 3 और कितना, 5। तो अब आपके पास ये फैक्टर्स आपके पास आ गए। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया, 180। 180 मेरा एलसीएम है, ठीक है भाई। 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। हमें पूछा गया स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय। 180 जो नंबर है वो इनसे डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप जानते हो 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब आपकी 2 की पेयरिंग बन रही हो। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब 2 की क्या बन रही हो, पेयरिंग। तो यहाँ पे देखो इसकी पेयरिंग बन रही है, इसकी पेयरिंग बन रही है, इसका पेयर एक गायब है, तो एक पेयर इसको भी दे दो। तो एक 180 को मैं क्या कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि उनका मल्टीपल भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, एक 5 और लगा दें ना, एक 5 और लगा दें तो पेयरिंग बन जाएगी। तो एक 5 की कमी थी, तो एक 5 हमने उसको दे दिया, तो आंसर कितना हो गया, 900। हाँ जी, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो 12, 18, 20 से डिवाइड हो जाए। तो 12, 18, 20 का मल्टीपल निकाला पहले 180। 180 में हमने देखा भी कौन से परफेक्ट स्क्वायर पेयरिंग आ रही है। 2 की आ रही थी, 3 की आ रही थी, 5 की नहीं आ रही थी। तो एक 5 हमने उसको दे दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना हो गया, 900, ठीक है जी। चलिए, अब ये तो वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग एक बार इसका खुद से ही आंसर बना लो। जिन बच्चों के दूसरे शिफ्ट में पेपर आ रखे थे ना, तो वो बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें। और देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फ़ायदा आपका ये है कि आगे जो आने वाले पंजाब में एग्ज़ाम्स है उसमें हेल्प होगी। अब ये मत सोचना कि सब इंस्पेक्टर का तो पेपर हो चुका है, अब हमने क्या करना है। अरे भाई, आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब हमें इधर का वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क निकालना है। 25% आप लोग जानते हो 1/4 होता है, सीधा लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स। 4 इंटू 16.5% है, 16.5 पॉइंट हटा दो, परसेंटेज के लिए 100 एक लगाओ, उस पॉइंट के लिए एक 10 लगाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, 1200। 2 0 से 2 0 हमने ये काट दी, 5 2 10, 5 से काट दो, 5 6 15, 5 3 15, ठीक है। और 2 से चलो ये काट देते हैं, 2 2 4, ठीक है।
2 4 ज़ा 8 इंटू 12 96, 96 इंटू 33, 33 इंटू 96, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3168। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी इसको बना सकता था। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने भी एग्जाम में बना लिया होगा। ठीक है, 25% 1/4 था, 1/4 ऑफ एक्स, 4 मल्टीप्लाई 16.5 था, उसका पॉइंट हटा के मैंने 10 लगाया, परसेंटेज के लिए मैंने 2 0 लगाई, मल्टीप्लाई बाय 1200, 2 0 काटी, 5 के टेबल से काट दिया, तो काटने के बाद जो बचा वो हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है जी, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ उसमें ज़्यादा क्यों दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को भी अगर कोई बच्चा अगर सबको डिवाइड करके देख रहा होगा तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। आप डायरेक्टली इसको कोई भी बच्चा बता सकता था। 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसकी लास्ट ये 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये मेरा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। लास्ट की 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 92 भी हमारा क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मतलब किसी, देखो आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर क्लास के अंदर किया ही होगा। ठीक है, हमने भी कराया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने भी अगर कहीं और से भी पढ़ा होगा तो भी आप लोगों ने किया होगा। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको बच्चों ने देखते ही मार्क कर दिया, उनको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट सुना हुआ है, ठीक है भी। नेट इफेक्ट में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। जब आपको 2 परसेंटेज अगर कोई मेंशन हो, दोनों परसेंटेज का इफेक्ट किसी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर पड़ रहा हो, तो वहाँ पे हम नेट इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो परसेंटेज इंक्रीज होती है उसको प्लस में लिखा जाता है, और जो परसेंटेज डिक्रीज होती है उसको माइनस में लिखा जाता है। ठीक है जी, आपको बताया गया पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया 12% से, पेट्रोल का प्राइस 12% से बढ़ गया, इसको मैंने पॉजिटिव रखा है। एंड देन फेल बाय 12%, उसके बाद 12% कम हो गया। एक बार 12% चीज़ बढ़ाई, फिर 12% क्या कर दी, कम कर दी। फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो नेट चेंज, नेट इफेक्ट आपसे पूछा गया है। तो एक बार 12 बढ़ा, एक बार 12 क्या हो गया, कम हो गया। एक बार 12 बढ़ा है, एक बार 12 क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो 12 माइनस 12 ये तो 0 हो गया। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144/100, और माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 1.44, तो माइनस का आ रहा है आपके पास 1.44। इसका मतलब होता है कि 1.44% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेट इफेक्ट का बस आपको फॉर्मूला डालना था, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का भी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, अ शॉपकीपर परचेज 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर पीस। 100 शर्ट खरीद ली 20 रुपये एक पीस के हिसाब से, तो इसका मतलब 2000 रुपये की उसको पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस। 100 शर्ट खरीद ली 20 रुपये के हिसाब से, 2000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 20 शर्ट वर फाउंड डिफेक्टिव, 20 तो उसमें से डिफेक्टिव होगी। जो 100 खरीदी थी उसमें 20 डिफेक्टिव होगी, तो एक्चुअल में शर्ट आपके पास अब सही वाली कितनी है, 80 शर्ट ही आपके पास हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अ गेन ऑफ 20%, लेकिन मुझे तो भैया 20% का प्रॉफिट चाहिए। मैं खरीद के लाया था 2000 रुपये की, तो मैं तो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो 2000 रुपये के ऊपर 20% और जोड़ दो। अगर आपको मैं 2000 का 20% चलो निकाल के दिखा देते हैं कि 2000 का 20% अगर आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है जी, तो 2000 रुपये में आप 400 रुपये जोड़ दोगे तो 2400 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मतलब आप 2000 वाली चीज़ जो है वो 2400 रुपये में बेचना चाहते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इन ऑर्डर टू मेक 20% ही मस्ट सेल द रिमेनिंग शर्ट एट द रेट ऑफ डैश पर शर्ट। ठीक है, मतलब पर शर्ट वो कितने रुपए की बेचेगा। तो 2400 रुपये आपने कमाने हैं, 2400 रुपये आपने कमाने हैं। शर्ट आपके पास कितनी है, 80 शर्ट है बेचने के लिए, क्योंकि 20 तो ख़राब हो गई थी। तो पर शर्ट आपको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी, 30 रुपीज़ की। ठीक है जी, समझ में आया। यहाँ पे कोई आपको प्रॉफिट या लॉस पसंद नहीं निकालना था, बस ये बताना था कि अब एक शर्ट आप कितने रुपए की बेचोगे। 100 शर्ट थी 20 रुपये के हिसाब से, 2000 की आपने खरीदी थी। आप उस 2000 रुपये में 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, 400 रुपये का प्रॉफिट। मतलब आपको सेल कितने पे करना पड़ेगा, 2400 रुपये पे सेल करना पड़ेगा।
20 शर्ट आपकी ख़राब हो चुकी हैं, तो आपके पास शर्ट तो 80 बची हैं, तो 2400 रुपये में 80 शर्ट, तो एक शर्ट का प्राइस कितना हो गया 30 रुपीज़। ठीक है जी, सिंपल, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे तो आसान और कुछ होगा ही नहीं, ये तो चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन होता है। A/B 3/4 दे रखा है और B/C आपको कितना दे रखा है 8/9 दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करने को बोला गया A/B/C। तो देखो अलग अलग तरीके करने के, B वाली वैल्यू को सेम बना लो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जैसे A/B है और B/C है, दोनों जगह पे जो B वेरिएबल है ना, एक जगह पे B 4 है और एक जगह पे B कितना है 8 है, तो जो B वेरिएबल है ना वो दोनों जगह पे क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। कंसेप्ट ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 6 होगा, ठीक है। फिर 2 4 B 8 हो जाएगा, तो B 8 हो गया और C कितना आ जाएगा 9, तो 6/8/9। कंसेप्ट हमारा ये होता है कि A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, उसका मतलब जो B वाला वेरिएबल है वो दोनों जगह पे क्या करना होता है, आपने कॉमन बनाना होता है, सेम बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 था, वहाँ पे 4 था, उसको 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2 3 6, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना है 9 है, तो 6 8 और 9। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को। बढ़ें आगे, और कोई दूसरा तरीका भी लगाना चाहते हो जो ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 8 3 24, फिर 32 और फिर 9 4 36, उसके बाद भी काटोगे तो फिर से आपको 6 8 और 9 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपको ये देखा था कि दो नंबर्स की रेशियो आपको बता रखी थी 37/40 है, ठीक है। दो नंबर्स की स्टार्टिंग रेशियो थी 37/40। 7 इज सब्ट्रैक्टेड, 7 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे दोनों में से, तो नई रेशियो जो हमारे पास है वो क्या बन जानी चाहिए 67/73, ठीक है। अब इसमें आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ या फिर इसको आप ऐसे करो भी 37x - 7 40x - 7 इज इक्वल टू रेशियो 67/73। वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ हमने ये सीखी हुई है कि रेशियोज को सेम बनाना, रेशियो का जो गैप होता है ना उसको क्या करते हैं सेम बनाते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएंगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भी पहले 37 और 40 रेशियो थी, जब दोनों में से हमने 7 माइनस कर दिया तो नई रेशियो क्या बन गई 67/73। अब दोनों में 7 का डिक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन रेशियो में तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो नहीं रहा, सेम आ नहीं रहा, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सेम का डिफरेंस बनाने के लिए कि दोनों रेशियोज़ में आपका सेम का डिफरेंस बन जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस है ना कितना है 6, उसको ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस है कितना है 3, उसको नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो ये सीख लेंगे कि अगर आपको रेशियोज़ में डिफरेंस सेम बनाना हो तो क्या किया जाता है, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस है उसको ऊपर से, ऊपर वाली रेशियो के डिफरेंस को नीचे से। 6 को 37 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 222 हो गया, 6 को 40 से कर दो, ये तो सभी कर लेंगे 240 हो गया, 3 को कर दो 67 से 201 हो गया, 3 को कर दो 73 से और कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा, ठीक है जी। 221, 3 3 9 और 3 7 21, 3 3 9 और 3 7 21, 219, ठीक है जी। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे अब आपके पास देखो गैप कितने का बन रहा है। पहले नंबर मेरे पास ये थे, जब दोनों में से 7 माइनस कर दिया तो नई रेशियो ये बन गई, तो आप देखो भाई कितने का डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे भी मेरा 21 रेशियो का डिक्रीज़ हुआ और यहाँ पे भी मेरा क्या हुआ 21 रेशियो का डिक्रीज़ हुआ। तो 21 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई, क्वेश्चन में गिवन है 7, तो 1 रेशियो हो गया आपके पास 7/21 मतलब 1/3, तो 1 रेशियो आ गया 1/3 और आपको निकालना है स्मॉलर नंबर, तो इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है 222, तो 222 रेशियो की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 222, आप 3 से काट दोगे 3 7 3 4 तो आंसर आ जाएगा 74, ठीक है जी। तो यहीं से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इसमें सेव हो सकती थी, अदरवाइज जब आप इसको लिखोगे, देखो नॉर्मली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 37x हम इसको मानते, उसमें से 7 कम कर दो, ठीक है, 40x में से भी क्या कर दो 7 कम कर दो, तो जो नई रेशियो वो बनी है 67/73।
इसको भी लिख के आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको 73 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, 67 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तो यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा सा क्या लग जाता, ज़्यादा लग जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेशियो को हमने सेम बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट आपको काम आ जाता है, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस है उसको ऊपर से, ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस को नीचे से। जब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको रेशियो में हमेशा सेम का डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 21 रेशियो का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 21 रेशियो का डिफरेंस है। तो 21 रेशियो की वैल्यू 7, 1:7/21 1/3, और स्मॉलर नंबर 222 निकालना था, तो कितना आ गया 74। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे करवाने से पहले एक बार खुद भी सॉल्व करके देख लिया करो भी इन क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सबसे पहले खुद से भी बना लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को एक बार। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹27 एज इंटरेस्ट एट 1.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लिखने से घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके भी ना आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान ही बनती हैं, वो मुश्किल नहीं बनती हैं, तो इसका यूज़ किया करो। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ ₹450, 450 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है भाई, टू यील्ड ₹27 आप मतलब इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 27 रुपये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, टू यील्ड ₹27 एज इंटरेस्ट एट 1.5% पर एनम, और टाइम हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका भी भाई पॉइंट हटा देते हैं, नीचे हम एक 10 लगा देते हैं, इसके 10 से हम ये वाला पार्ट काट देते हैं। ठीक है जी, 5 से काट दो 3 आ जाएगा, 5 से काट दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 से काट दो 4 आ गया, 5 से काट दो 9 आ गया, 9 3 27 कट गया, 4 इधर आ जाएगा, तो टाइम आ गया 4 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लिखने से बिल्कुल मत घबराओ, उसको फटाफट लिखो और सॉल्व करो। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, पंजाब जॉब्स के एग्ज़ाम्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की भी जरूरत नहीं होती। बस आपको अगर चैप्टर की नॉलेज है, आपको चैप्टर के बारे में पता है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है कि एक रेगुलर आप बैच लगाओ, एक रेगुलर प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर की, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। अब आपने किसी चैप्टर से मान लो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो क्वेश्चन अगर आसान था तो वो दूसरा बच्चा कर जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल का फॉर्मूला लगाया PRT/100, प्रिंसिपल हमने डाला 450 है, रेट 1.5 लगा दिया, और इंटरेस्ट आपको 27 रुपये मिल रहा था। ठीक है, तो टाइम हमने फाइंड कर लिया भी कितना आ गया 4 साल। कैलकुलेशन आपका पार्ट है भी, कटिंग वगैरह तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, टेबल्स वगैरह याद हुए कि नहीं है, टेबल्स वगैरह याद होते हैं तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का डाला, फिर उन्होंने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का डाल दिया। ठीक है, ICICI ऑफर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। ठीक है, रेट हाफ हो जाएगा, जो 10% है वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है जी, मिस्टर कुमार डिपॉजिट ₹3650 ऑन 7 फरवरी। अब ना कुछ बच्चे डेट को ही कंफ्यूज देख के कंफ्यूज हो गए भी क्या दे रखा है, 7 फरवरी कहाँ से आ गया। ठीक है, 7 फरवरी 2020 को 3650 रुपये डाले, अनदर 3650 डाले, कब को डाले 7 अगस्त को डाले। ठीक है, मतलब पूरे 6 महीने के बाद, फेब से लेके अगस्त तक, 7 से लेके 7 तक पूरे 6 महीने के बाद डालें। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टिल 7 फरवरी 2021, मतलब पूरे 1 साल का गैप है। देखो जो 3650 रुपये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में डाले, जो 3650 रुपये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में डाले, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6-6 महीने करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 3650 रुपये के ऊपर आपको ना 6 मंथ और 6 मंथ, मतलब पूरे साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलना है। 3650 जो पहले वाला 3650 है उसके ऊपर आपको 6 महीने पूरे साल के लिए मिलना है। अगला जो 3650 है वो 6 महीने के बाद डला है, तो उस 3650 के ऊपर आपको जो लास्ट वाले 6 मंथ है ना सिर्फ उसके ऊपर मिलेगा, मतलब इतना ही मिलना है। ठीक है, जो 3650 बाद में जो डाला गया है उसके ऊपर तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलना है ना, तो वहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए इतना ही मिलेगा। चलिए, तो रेट आपका 10% था, लेकिन आप 10 नहीं यूज़ कर सकते, आपको यूज़ करना पड़ेगा 10/2। आप कितना यूज़ करोगे 5%, 5% आपका होता है 1/20। तो इसको मैं 20 से डिवाइड करूँगा भाई, 0 से 0 काट दिया, 2 से डिवाइड करोगे तो 182.5, यहाँ पे भी 182.5, यहाँ पे भी 182.5, और यहाँ पे भी कितना 182.5। ठीक है, 20 से मैंने इसको डिवाइड किया, 182.5 आ गया।
क्वेश्चन में आपको बोला गया अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है, एग्जैक्टली नहीं दे रखा, अप्रॉक्सीमेटली बताना है। अब 182.5 को फिर से 20 से डिवाइड करना है। 182.5 को देखो आप 20 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 0 हटा के पॉइंट लगा दो, 18.25, 2 से डिवाइड करोगे तो बस 9 तक बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 9 हमने लिख दिया। 182 ऐड कर लो, 18 का टेबल अगर आता है तो 18 3 से कितना होता है 540, 540 हो गया, 2 2 4 2 6, 546, 546, 0.5 547, 547.5, 547.5 ऊपर वाले 3 पार्ट को ऐड करके प्लस का 9 तो 0.5 ये 9 और 7 16, तो 556.5 अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है, तो आप कौन सा आंसर मार्क कर दोगे 556। हाँ जी, समझ में आया। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे भी, वो डेट को देख के घबरा गए भी यहाँ पे क्या दे रखा है, तो उन बच्चों को हो सकता है कि अब ये पॉइंट क्लियर हो गया हो कि पहले 3650 रुपये डाले गए, वो पूरा 1 साल के लिए हैं, 7 फरवरी 2020 से 7 फरवरी 2021, और हाफ ईयरली है तो इसलिए 1 साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 महीने के बाद 3650 और डाले थे, तो इसके ऊपर 3650 के ऊपर सिर्फ लास्ट के जो 6 महीने हैं उतना ही इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। तो 3650 के हमने 5% लगाया, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, तो सारा ऐड करके हमारे पास इंटरेस्ट कितना बना 556। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने कभी भी टाइम एंड वर्क पढ़ा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को बना सकते थे। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 9 days एंड 12 days। ए 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम आप ले लोगे इसका 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना 3। देखो भाई ये होता है टोटल वर्क, ठीक है, और ये कहलाता है 1 डे वर्क। 9 और 12 का एलसीएम आपने लिया 36 होता है टोटल वर्क। 36 काम ये 9 दिन में करता है, तो 36/9 4 इसका 1 डे वर्क आ गया। 36 काम 12 डेज में करता है, 36/12 3 इसका 1 डे वर्क आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। इन्होंने पहले 3 दिन इकट्ठे काम किया है। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं 7 × 3, ठीक है, एक दिन में 7 तो 3 दिन में कितना 21 काम कर लिया, बचा कितना 15। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए छोड़ के चला गया, तो भाई ए तो छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज आफ्टर दैट विल बी कंप्लीट द वर्क अलोन। उसके बाद भी कितने दिन में काम पूरा कर देगा, तो 15 काम बचा हुआ है, और बी एक दिन में काम करता है 3, तो 15/3 कितने डेज लगा देगा भाई 5 days। ठीक है, सिंपल। तो इसलिए तो कह रहे हैं देखो भी कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, हर चैप्टर से जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो टाइम एंड वर्क का अगर आसान क्वेश्चन आके आप छोड़ दोगे, आपको भाई टाइम एंड वर्क मुश्किल लगता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सारे चैप्टर्स के बेसिक आपको आने चाहिए। ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में, एलसीएम 36 टोटल वर्क आ गया, 1 डे वर्क निकाल लिया। दोनों ने पहले 3 दिन काम किया, एक दिन में ये 7 वर्क करते हैं, 3 डेज में कितना करेंगे 21। 36 में से 21 वर्क हो गया, बचा कितना 15। ए छोड़ के जा चुका है, काम कौन करेगा बी, तो 15/3 कितना होगा 5 days। और बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने जो सब इंस्पेक्टर का बैच चलाया था, तो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चे जो है ना 30 में से 27, 28, 29 क्वेश्चन सभी बच्चे बना के आए हैं, ठीक है जी। चलिए, अब इससे आसान तो क्वेश्चन आ नहीं सकता, आप ऐसे ही बना दोगे। बॉय वॉज राइडिंग ए बाइसाइकिल एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ 20 km/h। 20 km/h की स्पीड से जाता है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करता है। जो 20 km/h लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता है। आपसे पूछा गया हाउ मच टाइम, कितना टाइम उसको लगेगा, वुड ही हैव टू टेकन टू कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 20 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर कवर करेगा 30 मिनट में, और तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। 20 km/h उसकी स्पीड है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर कवर करेगा आधे घंटे में, 30 मिनट्स में। जो लिखना चाहते हैं भाई, मैं तो टाइम का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, आप लिख लो, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर करना है 10 किलोमीटर और 20 की स्पीड से कवर करना है, तो 1/2r आ गया। 1/2 आवर्स आया है, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, तो तब आपके पास 30 मिनट आ जाएगा।
नहीं तो ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाना चाहिए था कि 30 मिनट्स इसका आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए, एवरेज ऑफ द मंथली रेनफॉल फॉर जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। अब देखो क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टेम्परेचर इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टेम्परेचर इतना है। वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बस वहाँ पे रेनफॉल आ गया। हमने क्लास में कराया टेम्परेचर, वहाँ पे कौन सा आ गया, रेनफॉल का आ गया कि एवरेज ऑफ द मंथली रेनफॉल फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल वॉज 22। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो भी देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 22 × 4 आपके पास हो जाएगा टोटल कितना, 88। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देख रहे कभी फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है 24 × 4 कितना हो जाएगा 96। एवरेज है ना, एवरेज 22 है तो टोटल कितना बनेगा, पहले 88, अब एवरेज 24 हो गई। भाई जनवरी चला गया, उसकी जगह पे मई आ गया तो एवरेज 24 हो गई। 24 × 4 कितना हो जाएगा 96। ऊपर वाले इक्वेशन में से आपने नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर देना था। ठीक है, फेब चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, जनवरी माइनस मई, 88 में से 96 माइनस करोगे माइनस का 8। ठीक है, आपको मंथली रेनफॉल मई की बता रखी है। अभी मई में कितनी है, 20 है। मई में हमारे पास कितनी है, 20 है। ठीक है, -20 उधर जाके +20, तो जनवरी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ठीक है, तो जनवरी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब जो बच्चा देखो डायरेक्टली समझ सकते हैं चीज़ को कि पहले देखो आपके पास था जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, उस टाइम पे एवरेज कितनी थी, 22 थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जैन चला गया, फेब, मार्च, अप्रैल और मई आ गया, एवरेज आपके पास कितनी हो गई, 24। तो एवरेज पे कितने का फ़र्क पड़ा, 2 का। एवरेज आपकी 2 से बढ़ रही है। ठीक है, और आपको ये बताया गया कि जो मई में है ना, जो बाद में जो आया था, मई का जो टेम्परेचर है वो कितना है, सॉरी रेनफॉल दे रखे हैं यहाँ पे कि मई में जो रेनफॉल है वो कितनी सेंटीमीटर हो रही है भाई, 20 सेंटीमीटर। तो मई में ज़्यादा रेनफॉल हुई है, तो इसका मतलब जनवरी में क्या हुई होगी, कम रेनफॉल हुई होगी, क्योंकि मई के आने की वजह से सबकी एवरेज 2-2 से बढ़ गई। तो 4 बंदों की एवरेज 2-2 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब 4 मंथ्स की एवरेज 2-2 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब जनवरी में ये रेनफॉल कम होगी, तो जनवरी की कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर आप लिख भी लोगे एग्जाम में, आपको कोई डाउट लगता है भी यहाँ पे, तो आप इसको लिख के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपने ऐसे समझना था, देखो पहले आपके पास जैन, फेब, मार्च और अप्रैल था, तब एवरेज थी 22। अब जैन चला गया, देखो सिर्फ कौन गया है, जैन चला गया, उसकी जगह पे आया कौन है, मई, तो उसकी वजह से हमारे पास एवरेज 2 से बढ़ गई। इसका मतलब जो मई है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आया होगा। तो मई जो कितना लेकर आया होगा, 20 लेकर आया, आपको पता है मई जैन से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आने की वजह से एवरेज 2-2 से बढ़ी थी, तो हम क्या कर देंगे, सबके 2-2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जनवरी के बारे में पता चल जाएगा। तो हमने 4 भी हमारे पास मंथ थे, तो 4 × 2 = 8 हमने माइनस कर दिया, तो 20 - 8, तो जनवरी में जो रेनफॉल थी वो कितनी थी, 12। ठीक है जी, समझ गए। चलिए जी, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन जो हैं, हमारा सब इंस्पेक्टर का पहला पार्ट आपका कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, ठीक है, ये हमारे सभी ब्रांचेस के नंबर हैं, सभी ब्रांचेस में जो है न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आगे देखो फर्दर भी आने वाले एग्ज़ाम हैं। इन केस अगर किसी बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, उसको लगता है कि उसको तैयारी की ज़रूरत है, तो देखो अभी वक्त है, अभी बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, बैंक में भी निकल रही हैं, एसएससी की भी इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, पंजाब की वैकेंसी निकली हुई हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा टाइम है तैयारी करने का। ठीक है जी, चलिए, तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, और मुझे साथ में बता देना वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन जिसके नहीं बने थे उनको समझ में आ गए हैं भाई कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कमेंट वगैरह कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ भी नेक्स्ट वीडियो बनानी कि नहीं बनानी है। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू।